नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। मोदी सरकार ने 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया और इसी के साथ अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बेशक ये सभी हस्तियां भारत रत्न अवार्ड के लिए जायज हैं और इनके नामों की जो चर्चा है कई दिनों से हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी अब खूब हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत रत्न जैसे सम्मानित सम्मान पर भी अब देश में सियासत होगी? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मोदी सरकार ने भारत रत्न के सिलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र स्वामी सर हैं। सर, जिस तरीके से मोदी सरकार ने 5 हस्तियों को भारत रत्न दिए और अब सियासत ये हो रहा है कि लोकसभा चुनाव साधने के लिए इन लोगों को भारत रत्न दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति का मिजाज बहुत चला है। हर चीज में राजनीति देखना और राजनीति को ध्यान में रख करके हर निर्णय लेना, ये एक स्वाभाविक सी सियासत बन गई है। और अगर बहुत से लोग, राजनीतिक पंडित, पत्रकार ये मान रहे हैं कि भारत रत्न जैसे सम्मानित सम्मान को भी अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो ये चर्चा का विषय तो है ही है, चिंता का विषय भी है। ये कहीं ना कहीं सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। और अगर ये चर्चाएं चल रही हैं तो इनमें कुछ दम भी नजर आता है। जो जिस तरह के तथ्य और तर्क इसके पक्ष में रखे जा रहे हैं, ये इस ओर इशारा तो करते ही है कि बेशक मोदी सरकार ने जिन भी नामों का चयन किया है, उन नामों पर कहीं ना कहीं एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। जैसे उदाहरण के लिए हम जितने भी नाम उन्होंने गिनाए हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम गिनाया, और जो खास तौर पर मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, चौधरी चरण सिंह का नाम उन्होंने रखा है। तो कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इनको सम्मान दिए जाने से पहले ही कुछ चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी इंडिया को छोड़ करके, इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन आए कैसे? क्या बहाना हो? क्योंकि जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आए, जैसे नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन हम कभी इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। और खुद अमित शाह ये कहते नजर आए कि इनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। तो इतनी ज्यादा तनातनी होने के बाद भी ऐसा कोई बड़ा बहाना तो होना चाहिए जिसकी आड़ के अंदर या जिसके नाम पर वो एनडीए में शामिल हो सके, ये कह सके कि इस वजह से है। तो ये वजह भारत रत्न दे करके उन्होंने एक पैदा कर दी। कर्पूरी ठाकुर जैसा कि वो दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक जननायक की छवि वहां पर है। और अगर आज नीतीश कुमार की राजनीति नहीं चलती है तो उसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। और यूँ कहें कि 36% आबादी बिहार की वो दलित वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी की अनदेखी करके कोई भी राजनीतिक पार्टी बिहार के अंदर तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि कोई सर्वाइव कर सके या वो स्थान बना सके। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जो रिस्पेक्ट है वो बिहार की सीमाओं से परे जाकर के भी है। पूरे उत्तर भारत में, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां कहीं भी अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग है, उस अति पिछड़ा वर्ग के वो मसीहा कहलाए जाते हैं। तो बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार यहाँ किए हैं। एक तो ये कि उनको सम्मान देकर के जो वो 36% वोट है बिहार का भी या पूरे देश भर का पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको साधने की कोशिश की है। और साथ ही साथ एक ऐसी वजह कायम कर दी है जिसकी वजह से नीतीश कह सके कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया है और हम आभार हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नजरिया बदला है। और इस आड़ में आपने देखा कि तुरंत उन्होंने जिस इंडिया गठबंधन के वो जनक कहे जाते हैं, सूत्रधार कहे जाते हैं, संयोजक कहे जाते हैं, उस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके उस गठबंधन में शामिल हो गए या उस पार्टी में शामिल हो गए जिसके जो आपस में इतनी हद तक तनातनी और तलवारें खिंची हुई थी कि मरने मारने की, मिट्टी में मिल जाने की बात होती थी, लेकिन वहां नहीं जाएंगे और वो उनको जाएगा। 3 दिन के भीतर सब कुछ हो गया, सरकार तुरंत आग लग गई, सरकार गिर गई, तुरंत सरकार बन भी गई। तो ये बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को देने की कोशिश की प्रधानमंत्री। इसमें तीसरा एंगल और आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये संदेश देने में सफल रही कि इंडिया गठबंधन का, जिसको वो
घमंडी गठबंधन कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिखराव है, ये कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। तो अगर इस तरह की स्थितियां बनती है कि जो उसके प्रमुख जनक हैं उस गठबंधन के, वही उसको छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी के साथ शामिल हो जा सकते हैं, तो बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग को साधा, बीजेपी ने नीतीश को शामिल किया ताकि जो बिहार में जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटें कम से कम बरकरार रख सके, बिना उसके बड़ा मुश्किल था उसके लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो इंडिया गठबंधन का फ्यूचर उन्होंने दिखाया कि इसका ये फ्यूचर है, ये कभी भी एक मंच पर नहीं आ सकते। पहली बार तो इनमें इसका संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये स्पष्ट नहीं है। और दोनों इन सबके क्लैश इस कदर है आपस में अपनी सियासत के कि ये एक साथ बैठ ही नहीं सकते और ये चलने वाला नहीं है। तो उसको तोड़ करके, नीतीश को तोड़ करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना वो मकसद भी पूरा किया है। तो अब आप आ जाइए इसी तरह से चौधरी चरण सिंह के ऊपर। चौधरी चरण सिंह जाट नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा, स्वतंत्रता सेनानी हो रहे, लेकिन सबसे बढ़कर के जो इनकी इमेज थी वो एक किसान नेता के थे, यानी किसानों के वे मसीहा कहे जाते थे। तो अब क्योंकि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा पूरे देश के अंदर से, और ये कहा जाता है कि जो किसान है वो बीजेपी से नाराज हैं, और आप देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस की तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में किसान आंदोलन को शांत करने के लिए, किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को सामने लाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं चौधरी अजीत सिंह, जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, तो उनको भी वहां से तोड़ना था। और उसके साथ ही साथ जो एक जाट राजनीति है, चौधरी चरण सिंह जाट थे, तो जितने भी आसपास के राज्य है उत्तर भारत का कहें तो उसमें राजस्थान आ जाता है, यूपी आ जाता है, दिल्ली के जो जाट इलाके सीमाओं से लगे सटे लोग वो आ जाते हैं, राजस्थान के जितने भी जाट बहुल इलाके हैं, तो जाटों के वोट उनको साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। और वही बात जो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं हम लोग कि जयंत चौधरी को बहाना दिया कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल करें। तो जैसा कि उसने बयान भी दिया इस सब के बाद में कि इतना बड़ा तोहफा दिया है, ट्वीट कर दिया, दिल जीत लिया है, अब मैं इनकार करने की वजह तो क्या हो। और आज आपने देखा कि लोकसभा में भी काफी इस पर बहस हुई, उनको बोलने का मौका दे दिया, मौका दे दिया। तो ये एक बहाना जयंत चौधरी को भी मिला कि वो छोड़। जयंत चौधरी का भी इसमें फायदा है, सियासत केवल मोदी ने नहीं सारी सियासत जयंत चौधरी की जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल है, उसने भी जिस आरएलडी के सांसद होते थे, विधायक होते थे, पिछले 2 बार के चुनाव में किसी एमपी चुनाव में उनका खाता तक नहीं मिला। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने उनको कहा था, हमको 7 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी केवल और केवल उनको 4 सीटें देने का ऑफर दे रही है, यानी 4 सीटें। लेकिन जीत की गारंटी, बड़ी गारंटी है। जो यूपी के अंदर राम मंदिर निर्माण के बाद जो माहौल बना है और एक परसेप्शन बन रहा है कि इस बार भी, तीसरी बार भी मोदी सरकार हैट्रिक मानी जाए, तो बजाय वो 7 सीटें लेने के वो 4 सीटें ऐसी ले जिसमें जीतने का भरोसा ज्यादा है। तो जयंत चौधरी ने भी इस चीज को समझा, ये पहले भी समझ रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी कि किस मुंह से कहें छोड़ करके इंडिया गठबंधन को, और यहाँ आए तो क्यों आए, क्या वजह थी? तो वजह चौधरी चरण सिंह को बाहर करकर लेकर के उन्होंने एक वजह क्रिएट कर दी। और इसमें बीजेपी का भी फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है यूपी, वहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती वो। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम बात करें, कम से कम 40 जो सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तर भारत में, इन सब में जहां पर जाट बाहुल इलाकों उसका असर दिखता है, तो इस भारत रत्न का असर लगभग 40 लोकसभा सीटों पर नजर आएगा, ऐसा बीजेपी मान भी रही है। तो यहाँ भी सभी तरह का ऑफर दे, जयंत चौधरी ने भी अपनी जीतने की संभावनाएं देखी, ठीक है, बीजेपी ने भी वही एक इंडिया गठबंधन को तोड़ा और यूपी में एक मजबूत किया। जाट वोट बैंक जो नाराज चल रहा था आजकल, यहाँ बीजेपी ने इनको भी साधने की कोशिश की। तो अब आ जाते हैं हम लाल कृष्ण आडवाणी पर। बीजेपी के
खुद में अंदर कला थी कि बहुत आडवाणी को जबरदस्त। पद हाँ, मिले। ये एक तरह से आपने जो बीजेपी के संगठन की एक बड़ी समस्या थी, संगठन में इस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे थे जब खास तौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा का भगवान श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, समर्पित हो रहा था, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को होना चाहिए था। जो जितने भी कट्टर हिंदूवादी नेता है उनको ये मानते हैं कि अगर वो वहां होते तो नेचुरली उनको क्रेडिट भी जाता, मीडिया के वो उसमें फोकस में भी रहते, लेकिन उनको बुलाए भी ना तो ये और भी बड़ा गलत होता। तो ऐसे में किया क्या, उसमें ऐसे में किया ये कि लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने निमंत्रण तो भेजा, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि बहुत उम्र दराज हो गए हैं और आपका आना ठीक नहीं होगा। यानी तो अंदर खाते बीजेपी में भी ये चर्चाएं जोरों से थी, खासकर आडवाणी सिंधी समाज से आते हैं। आजादी के बाद जैसे ही हुआ था तो खुद कराची से चलते ही आए थे शरणार्थी हो, लेकिन देश भर के सिंधी समाज में चाहे वो परसेंटेज में कैसे कम हो, हाँ, वो कहीं नाराज थे कि आडवाणी को जानबूझ करके किनारे किया। जगह जगह केवल किनारे नहीं किया, उनका कई जगह पे अपमान भी हुआ। कई अवसरों पर लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया जाता रहा। आपने देखा हो कि मंच पर तो वो बैठे नजर आते थे, लेकिन कभी भाषण देते हुए किसी ने देखा हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। उन्हें बोलने का होर्डिंग से भी गायब हो गए। होर्डिंग से भी मतलब गायब भी हो गए। वो मंच पर उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। तो कहा था जितना अपमान लाल कृष्ण आडवाणी को किया है इस सरकार के दौरान बीजेपी में, जबकि अगर हम बात करें सोमनाथ से यात्रा उन्होंने शुरू की थी तब बीजेपी के 2 सांसद थे। अब बीजेपी उन्हें केवल सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार है प्रचंड बहुमत में, और लगातार तीसरे हैट्रिक बनाने की बात भी कही जा रही है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल इसको बताया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान था और लाल कृष्ण आडवाणी को जानबूझ करके नजरअंदाज किया गया। और भी बहुत सारे नेता नजरअंदाज किए, जैसे उस दौरान काल के अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जितने भी विनय कटियार हो गया, उमा भारती हो गई, आज आपको मुरली मनोहर जोशी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब ठीक था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो हुआ पिछले 10 सालों में, अचानक उनको ध्यान में आया कि ये सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के अंदर इसको लेकर के अंदर बगावती सुर भी बोल रहे हैं। तो कोई ना कोई एक बड़ा हथियार हो सकता था लाल कृष्ण आडवाणी के अपमान एक मोदी सरकार के लिए। तो उन्होंने मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न दे करके उन अंदर खाने की आवाजों को शांत किया है, उनको सम्मान दिया। लेकिन ये सवाल तो बड़ा हैवी भी कि 10 साल तक लगातार उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान किया, लेकिन अब जब मौका चुनावों का आया है तो आप अब उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, अब तक क्यों नहीं दिया? तो ये सवाल है। लेकिन ये एहसास था बीजेपी को भी, जो गुजरात लोग ये खासतौर पर मंदिर के बारे में चर्चा का पत्रकार मान रहे हैं, लेकिन जो भी तो उसको डेंट करने की कोशिश की गई है, रिकवर करने की कोशिश की गई है। तो ये तीन आप बात करें हम तीसरा स्वामीनाथन, MP स्वामीनाथन है, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और यूँ कहें कि भारत में अगर हरित क्रांति का जनक उनको कहा जाता है, तो उनको उनके जो रिसर्च था वो बहुत बड़ा योगदान उनका है कृषि जगत के अंदर। तो लेकिन इस नाते अगर उनको भारत रत्न दिया जाए तो इट्स ओके, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली चाहे PV नरसिम्हा राव हो, उनको भी भारत रत्न दिया है, और MP स्वामीनाथन, इन दोनों को भारत रत्न दे करके साउथ बेल्ट को साधने की कोशिश की गई, जहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आते हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं, तेलंगाना में आती हैं, कर्नाटक को साधने की कोशिश की गई है। तो उस बात को ध्यान में रखा, ये जो पत्रकार बताते हैं कि साउथ के वोट बैंक को साधने की कोशिश इन दोनों नामों में की गई है। वरना अगर बीजेपी सवाल तो ये भी उठते हैं, स्वामीनाथन 2004 में कमेटी का गठित किया गया था किसानों की समस्याओं को और अर्थव्यवस्था को लेकर के, कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के उसमें क्या कुछ सुधार होने चाहिए, इस पर रिसर्च की थी। 2006 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन आज इतने सालों बाद भी उनकी सिफारिशों को आप लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भारत रत्न दे रहे हैं। तो भाई अगर वो इतने ही काबिल हैं तो जो उनकी सिफारिशें हैं उनको अमल में लाया जाना चाहिए, उनको मंजूर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे में सवाल ये उठते हों कि साउथ को साधने की कोशिश की गई है
इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो तर्क तो है इसके पीछे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण, अब आ जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके काल में ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। जब उस समय सोमनाथ यात्रा लेकर के निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान चुप हुए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये उन पे आरोप लगते रहे और सांसदों की खरीद फरोख्त के मामले भी उन पे रहे। तो उनको भारत रत्न देना किसी के गले उतर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिया है। क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो ये कि साउथ के वोट बैंक को साधना है। दूसरी बड़ी वजह ये कि आप देखते होंगे कि मौजूदा कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को, जबकि वो प्रधानमंत्री रहे, उनको बिल्कुल साइड किया हुआ, किनारे किया हुआ। कई संगठन में या कहीं बहुत कम चर्चाएं सुनने को मिलती है। वजह क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से उनकी तरह नहीं रही, खूब उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये भी वजह है, जो खुद कांग्रेसी मानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में उनको भारत रत्न दे करके सीधे सीधे जो गांधी परिवार है उन पर तमाचा मारा है प्रधानमंत्री ने, यानी उनको आईना दिखाया, उनको अपनाते। और ये साधने की कोशिश की गई है कि काबिल आदमी कहीं किसी भी दल में हो, हम भारत रत्न हम उनको दे रहे हैं, ये कहा गया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ऐसी कौन सी बड़ी काबिलियत थी जो देश का सर्वोच्च सम्मान है वो उनको दिया गया। तो ऐसे में अगर वो ये आरोप लगे उनके ऊपर कि भारत रत्न भी जो वो पद है, ये सम्मान है, वो भी राजनीति का शिकार हो गया है, उसको भी एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अपमान उस सम्मान का भी, अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही है, तो ऐसे में कुछ तथ्य तो है, तरफ तो है जिसके लिए कहा जा सकता है। लेकिन इन सब का भी असर कितना होगा लोकसभा चुनाव में, अब 2 महीने रह रहे हैं, देखना बाकी होगा। साफ तौर पे हमारे साथ राजेंद्र स्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब चुनावों में क्या असर होता है ये देखना बाकी है, लेकिन लगातार पक्ष और विपक्ष से जो है बयानबाजियां भी तेज हो रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल